हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पूरे जोश के साथ भाई तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज देखिए मैं बात कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर की 13A की बात कर रहे हैं। इससे पहले के सभी लेक्चर्स आपने क्लास देख ली होंगी और भाई नहीं देखिए बेटा तो प्ले लिस्ट में वो सारी उपलब्ध हैं, वहां से आप इनको देख सकते हो। और उनको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। उनको नहीं देखेंगे यदि हम तो हमारे आगे की बात भी समझ में नहीं आ पाती है। इसलिए सारी क्लासेस को आप स्टेप बाय स्टेप देखें और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं। आज देखिए मैं बात कर रहा हूं, आज के टॉपिक में केमिकल काइनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर की बात कर ली थी हमने कि रेट की बात करी थी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करी थी कि किसकी बात करी थी कि जो रिएक्टेंट है उसके एक्टिव मास या कंसंट्रेशन पर जो पावर होती है उससे हम किसको डिफाइन करते हैं? ऑर्डर को करते हैं। ऑर्डर एक ही क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। सर आपने ये बात बताई थी कि ये प्रायोगिक मेथड है कि प्रायोगिक विधि से कोटि का निर्धारण होता है। अब ये कौन सा मेथड आ गया सर? अब ये नई मेथड और कौन सा है सर कि एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करके देखेंगे। देखिए यदि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि ऑर्डर का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जो कोटि का निर्धारण है, देखिए ये कोटि जो निर्धारण है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। अब प्रायोगिक मान को ज्ञात करने के लिए यदि हमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यदि हमें प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल डेटा उपलब्ध है तो उसके बेस पर आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए कोटि का निर्धारण क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार आप नोट करें तब आगे मैं बात करता हूं। देखिए ये बात लिखी हुई है यहाँ, रासायनिक समीकरण से सभी अभिक्रियाओं की सही स्थिति का चित्रण नहीं होता है। क्या? रासायनिक समीकरण से सभी अभिक्रियाओं की सही स्थिति ज्ञात नहीं कर पाते। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि समझने के लिए उसकी कोटि का निर्धारण करना भी अनिवार्य है। ऑर्डर का अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की कई विधियां हैं। क्या बात लिखी हुई है? द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ ऑल रिएक्शन। एग्जैक्ट स्टेट हम नहीं डिफाइन कर सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय ए केमिकल इक्वेशन। जो रासायनिक समीकरण है उससे एग्जैक्ट स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन इट इज आल्सो नेसेसरी टू डिटरमाइन इट्स ऑर्डर। ऑर्डर की आवश्यकता पड़ती है। देयर आर सेवरल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ये बात लिखी हुई है कि रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी कोटि का निर्धारण करना आवश्यक, और ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। अब प्रयोग तो यहां पर हम कर नहीं सकते। हम प्रायोगिक यदि डेटा हमारे पास उपलब्ध है बेटा तो उसके बेस पर कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अब प्रायोगिक डेटा क्या क्या होगा, कौन से मेथड हैं, उन सबको एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये मेथड है, 5 मेथड मेन जिससे कोटि का निर्धारण किया जाता है। पहला इकाई विश्लेषण, यूनिट एनालिसिस। यूनिट का एनालिसिस कर लिया जाए, रेट कांस्टेंट की, वेग स्थिरांक है उसकी रेट यूनिट का इकाई का पता कर लें तो कोटि पता चल जाए। और ग्राफिकल मेथड, आरेख विधि। ये कौन सा है? आरेख विधि है। तीसरा क्या है? हाफ लाइफ मेथड, जिसे अर्धायु विधि कहते हैं। सबको अब देखेंगे, घबराने की बात नहीं है। इनिशियल रेट मेथड, प्रारंभिक रेट विधि। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड आपने सारे पढ़ भी रखे। इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने पढ़ी नहीं है, केवल उन्हीं चीज को वापस से समराइज करना है भाई। जो सारी चीज हमने पढ़ रखी हैं उनको वापस से समराइज करेंगे और देखेंगे एक एक करके कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं रेट को। अब देखिए पहला जो मेथड है यह इकाई विश्लेषण विधि, जिसको यूनिट एनालिसिस कहते हैं। यदि रेट कांस्टेंट आर का, क्या कलर चेंज कर देता हूं इसका, इंक पेन का,
रेट कांस्टेंट ये क्या है? वेग स्थिरांक ये क्या है? के। यदि इसकी आपको यूनिट पता चल जाए तो हम ऑर्डर का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। इसकी क्या पता चल जाए? यूनिट, इकाई आपको भाई पता चल जाए तो आप क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर आप निकाल सकते हैं और ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हो आप? कोटि। कोटि आप डिफाइन कर सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। और ऑर्डर रेट ऑफ कांस्टेंट की यूनिट का एक फॉर्मूला हमने याद करा था। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको और आपको याद भी होगा। क्या बताया था? ये बताया था मोल 1 माइनस एन, मोल 1 माइनस एन और लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। देखो ये फॉर्मूला जो है हमें पहले भी हमने पढ़ रखा है। मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। इस फॉर्मूले से यदि हमें इसकी इकाई पता हो रेट कांस्टेंट की तो हम उसकी कोटि का निर्धारण इजी ढंग से कर सकते हैं। यहां पर क्या है? n क्या है? n तो आपको पता ही है भाई। n क्या है? ऑर्डर। कोटि है उसकी। n क्या है? यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। ये अभिक्रिया की कोटि है n यहां पर। यदि आपको ये पता चल जाए कि इकाई क्या है, अब देखिए जैसे फॉर्मूला ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो तो ये हिंदी में ही, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश में मोल 1 माइनस एन, मोल क्या लिखूंगा? 1 माइनस एन और लीटर की लिखूंगा घात n-1 और सेकंड ये लिखूंगा। अब देखिए यहां पर कैसे पता करेंगे। जैसे मैंने लिखा मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, ये फॉर्मूला। अब मेरे पास जीरो कोटि की रिएक्शन है। यदि क्या है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर को कहते हैं शून्य कोटि। यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n बराबर भाई इसके लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी हुई? 0। इसमें पुटअप कर देता हूं। क्या? मोल 1 माइनस 0, लीटर 0-1 और सेकंड तो ऐसे ही रहेगा। क्या यूनिट बन जाएगी? यूनिट इसकी बन जाएगी मोल 1 ही रहेगा, लीटर इनवर्स और सेकंड, ये यूनिट बन जाएगी इसकी। और ये जो होगा ये यूनिट बनी, ये इसकी यूनिट बन गई। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन यदि आपको दिखे और उसकी यूनिट ये दिख जाए तो अभिक्रिया कैसी होगी भाई? जीरो ऑर्डर की होगी, शून्य कोटि की होगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको देखेंगे अभी। अगर ये प्रथम कोटि की मैं बात करूं, अब तो आप कर ही सकते हो। प्रथम कोटि की यदि बात करते हैं, ये तो हो गया जीरो कोटि की। नोट कर लें, ये इधर से करें, पहले इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ये कर लिया तो अब इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर पर। अब मैं बात कर रहा हूं प्रथम कोटि की। प्रथम कोटि या जिसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, यहां पर देखिए, इसमें
मोल फॉर्मूले में लगाऊंगा 1 - 1 और लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स क्या बन जाएगी। देख ये मोल की पावर 0, ये क्या बन गई 0 और घात 0 हो तो ये क्या बन जाता है पूरा 1 बन जाता है। तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, हमारे पास क्या बची केवल सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स और ये यूनिट हो गई आपके फर्स्ट कोटि। यदि ये यूनिट बन जाए, ये तो 0 हो गया, ये 0, ये 0, सेकंड इनवर्स ही बचा केवल। तो ये जो सेकंड इनवर्स बना प्रथम कोटि के लिए, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये क्या आएगा जी सेकंड इनवर्स आएगी। क्या आएगी सेकंड इनवर्स। ये फर्स्ट कोटि की रिएक्शन, ये 0 ऑर्डर है आपकी। तो इनके लिए कोटि का निर्धारण हमें पता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। भाई नोट कर लें इसको भी। और देखिए एग्जांपल, और अब देखिए सेकंड ऑर्डर की बात करें, इसको भी देखेंगे। पहले यहां देखिए अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यदि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं द्वितीय कोटि, इसको द्वितीय कोटि बोले। इसके लिए बताओ, फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल क्या है 1 - n, मोल 1 - n, लीटर n-1 और सेकंड। ये फॉर्मूला चल रहा है अपना। द्वितीय कोटि की बात करूं तो मोल 1 - 2 लीटर, n बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं n बराबर 2 यहां पर। और जो फर्स्ट कोटि की रिएक्शन है, यहां n बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 - 2 लीटर की जगह 2 - 1 और सेकंड क्या बन गया मोल -1 लीटर और सेकंड। ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया द्वितीय कोटि के लिए। ये द्वितीय के लिए आ गया। एक और बता दें सर, थर्ड कोटि की रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, जिसको कहते हैं तृतीय कोटि। इसके लिए कैसे करेंगे, n बराबर भैया कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा तो लिख दो। क्या लिख दें मोल 1 - 3 लीटर 3 - 1 और सेकंड इनवर्स हो गया सर। तो क्या लिख दूंगा मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला निकल कर आ गया और ये जो है ये बन गया। इस प्रकार से आप कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। फॉर्मूला में ये याद रखना है, ये फॉर्मूला यदि हमें याद है, ये फॉर्मूला यदि हमने याद कर रखा है तो हम सारी चीजें आराम से इजी गोइंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीजें नहीं होंगी। तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए, मोल n 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, और जिससे हम कोटि का निर्धारण इजी गोइंग कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें इनको, और ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जिससे आपको पहला मेथड, फर्स्ट जो मेथड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। बना लें भाई, चलिए भाई बना लिए, बहुत बढ़िया बेटा। ये आपने नोट कर लिया। पहला मेथड हम सीख चुके हैं यूनिट एनालिसिस से। यूनिट यदि हमें पता चल जाए तो हम ऑर्डर की जानकारी हमें हो सकती है। अब देखिए सेकंड मेथड की बात करेंगे। सेकंड क्या है, ग्राफिकल मेथड है, जिसे आरेख विधि भी कहते हैं। ग्राफ हमने बहुत सारे प्लॉट किए थे, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। वो ग्राफ यदि आप उनको देख लें, रेट और टाइम में ग्राफ आप देखेंगे, उसके बेस पर भी रेट का, जो ऑर्डर का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। तो ग्राफ वाली लेक्चर्स आपको देखने हैं, 0 ऑर्डर के ग्राफ कैसे बनते हैं, फर्स्ट के कैसे, सेकंड के कैसे, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है सारी। जो ग्राफ हमने पढ़े थे
कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ कैसे बनता है, किस किस में रेट और टाइम में, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे बनता है, सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे बनता है। यदि आपको ग्राफ की जानकारी है, वेग और उसकी रेट और कंसंट्रेशन में जो ग्राफ प्लॉट किए थे, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, इजी गोइंग। यह विधि केवल एक अभिकारक वाली अभिक्रियाओं के लिए प्रयोग की जाती है, जब एक अभिकारक हो, जैसे ये है Na और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, एक ही अभिकारक है। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगी, ये लिख रही है R इज इक्वल टू के, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये इसकी रेट हो जाएगी इसके लिए। या N अभिक्रिया की क्या ऑर्डर है, सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग समय अंतराल पर अभिकारक की सांद्रता A मापी जाती है, सांद्रता चेक कर लेंगे भाई सांद्रता क्या है, और सांद्रता और T पर आरेख बनाया जाता है। सांद्रता और समय पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो ग्राफ मैंने सिखा रखे हैं, वो आप वहां से देखेंगे। आरेख पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर ढाल से तात्क्षणिक वेग निकाला जाता है, और क्या कैलकुलेट करेंगे, ये आपको बता रखा है पहले, ढाल खींचकर, और ढाल से अपन जो स्लोप है उससे क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। और यही बात इंग्लिश में लिखिए, मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ए और द रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। फिर क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम पर, और ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एक टेंजेंट बना लेते हैं, यही तो करते हैं। ये अरे भाई ये बनाया था, जैसे ये रेट है और ये क्या है, कंसंट्रेशन है। मान लीजिए इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें करना है, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे, ये यहाँ से काटेगा, ये मान लो O, ये P और ये Q, तो M इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा से कर लेंगे, और ये क्या आ जाएगा, PO अपॉन ये क्या है, OQ, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेंगे, प्लॉट इंस्टेंटेनियस रेट अगेंस्ट ए स्क्वायर ए क्यू आदि। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ बनाकर। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, अगली बात समझें। इन आरेखों की मदद से निम्न निष्कर्ष निकाले जाते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल है, सारी चीजें सीख रखी हैं। यदि वेग और ए के मध्य आरेख में सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो हमारा कैसा आएगा, फर्स्ट कोटि की रिएक्शन होगी। यदि ए स्क्वायर के मध्य भी आ रहा है रेट और ए स्क्वायर में, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर में यही तो आता है ग्राफ, ऐसे ऐसे ये आपके क्या है, रेट और यहाँ क्या है, तो ग्राफ ऐसा आता है, ये ऐसा आया था फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा ग्राफ कैसा बना था, इस प्रकार से बना था। और जो है ये बात कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर में भी सीधी रेखा आता है, इसमें ये आया था, देखो रेट और कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है, इस प्रकार का आया था सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में भी यही आ रहा है, यदि रेट और कंसंट्रेशन का क्यूब, तो ग्राफ ऐसे आए। तो इस प्रकार से ग्राफ आते हैं। यह क्या है, एक मूल रूप से प्रयास और संयोग है, सब में देखो एक ही लाइन आ रही है, सीधी लाइन आ रही है भाई, इसलिए इसकी उपयोगिता का क्षेत्र भी सीमित है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ये नहीं है, इसका यूजफुल सीमित है। ये सारे आपने पढ़ रखे हैं कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए यही बातें इंग्लिश में लिखी हुई है सारी, कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट R इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, और थर्ड के लिए ए का क्यूब। तो ज्यादा लिमिटेड ये इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसका क्या है, लिमिटेड उपयोग है। अब यहां पर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये नोट कर लिया होगा आपने, जो रेट आपने पढ़ रखी है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा है हमने, जीरो ऑर्डर x इज इक्वल टू के टी, यही तो पढ़ा था। x इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा, के टी पढ़ा था। जीरो ऑर्डर के लिए आपने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ए नॉट क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन,
ये फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट बराबर था ए के, और ए टी किसके है, ए माइनस एक्स। ये ए और ए प्लस एक्स हो गया, मैंने खोल के लिख दिया, ये बता रखा है इक्वल टू के टी। ये कैंसिल हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया, के टी आ गया। यही तो हमने सीख रखा है, यही चीजें हमने सीख रखी है, आपको मैंने बता रखी है पहले भी। इसमें जो ग्राफ आता है रेट और कंसंट्रेशन में कैसा आया था, यह आपको पता है, ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये ऐसा ग्राफ बताया था इसके लिए। तो ग्राफ से आप पता कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए क्या सीख रखा है हमने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रथम कोटि के लिए k इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए, क्या था, ए अपॉन ए नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए नॉट अपॉन ए टी, ऐसे लिख लें, ए नॉट अपॉन ए टी। ये सीख रखा है हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमने ये सीख रखा है क्या, ए नॉट अपॉन ए टी, ए नॉट अपॉन ए टी, ए नॉट इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट, ए के बराबर होता है ये ए माइनस एक्स के बराबर होता है। इसमें ग्राफ भाई प्लॉट करोगे आप तो ग्राफ कैसा आ रहा था, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, इस तरह से आ रहा था, इसमें ग्राफ ऐसे आ रहा था हमारा। तो ये सारे आपने प्लॉट कर रखे हैं, इसको भी नोट कर लें, साथ ही साथ भाई बनाते भी जाएं, आपको इसे लिखने का हमें टाइम नहीं दिया, तो एक बार नोट कर लो पहले, तब आगे बात करो। इसको नोट कर लें पहले, ग्राफिकल जो मेथड है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनका मीडियम इंग्लिश है वो अपना इंग्लिश में नोट करते चलेंगे। मैं साइड हो जाता हूं और यहां से ये नोट कर लें। इसके बाद हिंदी में नोट कर लिए, इसके बाद इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लें, इसके बाद ये नोट कर लें आगे कि कैसे कैसे ग्राफिकल मेथड है, कोई बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ग्राफ हमने प्लॉट कर रखे हैं भाई, ऐसे ग्राफ जैसा आएगा उसके बेस पर हम कह सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखी हुई है वही सारी बातें, और ये हमने समझा रहे हैं जीरो ऑर्डर, और ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड की हाफ लाइफ मेथड पढ़ेंगे, इससे पहले एक दो चीज और देख लें। देखो सेकंड ऑर्डर की बात करूं, बताओ सेकंड ऑर्डर में बोल के बता दो मुझे क्या आई थी रिएक्शन, क्या आई थी बोलना, K इज इक्वल टू, बोलो बेटा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या निकल कर आया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपकी क्या बनी थी, बोलो भाई जल्दी, 1/t ये बनी थी क्या, 1/t 1 माइनस ए टी माइनस 1/a0, ये निकल कर आई थी। यहां क्या लिख सकते हैं, k बराबर 1/t और 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, इसको ऐसा लिख सकता हूं। और जब इसमें भी ग्राफ प्लॉट किया था, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनी थी। तो जो ग्राफ है उसको पहचान कर उसके बेस पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन की क्या है, ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है। ये ग्राफिकल मेथड है, ये जितने भी हमने ग्राफ सीखे थे उसके बेस पर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ग्राफ इसलिए सिखाए थे आपको सारे, इसलिए हमने बात करी थी ग्राफ की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको भी आप एक बार बना लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी नोट कर लें, आप इसको भी नोट कर लें भाई। कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को ऐसे कर सकते हैं। यदि थर्ड ऑर्डर आ जाए,
भाई थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, k इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए बोल तो मुझे k इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसके लिए क्या जाएगा 1/2t और 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या जाएगा a का स्क्वायर, ये इसके लिए आ जाएगा। यदि इसमें ग्राफ प्लॉट किया जाए रेट वर्सेज कंसंट्रेशन क्यूब में, तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ये इस प्रकार से हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ बनते हैं। इसके बिहाफ पर आप ऑर्डर का निर्धारण कर सकते हैं, कोटि का निर्धारण हम कर सकते हैं कि हमारी कोटि क्या होगी। ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, ये आप नोट कर लेंगे इनको, और साथ ही साथ थोड़ा इनको याद भी करेंगे। बहुत ज़्यादा याद करने का ऐसा कुछ नहीं है इसमें, समझने की चीज़ें ग्राफिकल मेथड से, और उससे हम इसकी ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो इसको भी बेटा नोट कर लें एक बार। कर लिए भाई नोट, बहुत बढ़िया। ये सारे दोनों मेथड हमने सीख लिए। अब चलिए अगले मेथड की बात करते हैं। ये भी अच्छा मेथड है, और ये कौन सा है, हाफ लाइफ मेथड, जिसे अर्धायु विधि कहा जाता है। अर्धायु विधि आपने पढ़ रखी है, सारे हमने पढ़ रखे हैं भाई। ये ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ रखे हैं, ग्राफ प्लॉट करके देख रखे हैं सारे। उससे पहले हमने कोटि का निर्धारण करके देख रखा था, अर्धायु आपने देख रखी है। और nth ऑर्डर के लिए अर्धायु का क्या फॉर्मूला होता है भाई, nth ऑर्डर के लिए यही बात लिखी है, nth कोटि की अभिक्रिया रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर के लिए अर्धायु हाफ पीरियड निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। हाफ लाइफ तो समझते हो ना, जब इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको बता रहा था ए नॉट कितनी हो जाए, A0/2, और ये किसके बराबर हो जाती है, AT के बराबर। ये आधी हो जाए तो ये क्या कहलाता है, T हाफ कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है ये। और अर्धायु काल आपने सीख रखा है, T हाफ nth ऑर्डर के लिए बताना किसके समानुपाती होता है, जरा मुझे बता दो। ये आपने सीख रखा है, ये समानुपाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-, ये हमने सीख रखा। ये होता है फॉर्मूला। यदि हमें हाफ लाइफ का ज्ञान है कि हाफ लाइफ कितनी आ रही है, तो कोटि का निर्धारण हम कर सकते हैं, ऑर्डर का निर्धारण कर सकते हैं। और इसको कैसे समझ सकते हैं, यदि दो अभिकारक हैं अपने पास, यदि ऐसे आगे देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है T हाफ प्रोपोर्शनल 1/A0 की पावर n-1, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है। A0 क्या है आपको पता है, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता है, और n क्या है, ऑर्डर है, और T हाफ क्या है, हाफ लाइफ है, अर्धायु। ये अर्धायु होती है। मान लीजिए दो अभिकारक है हमारे पास, A1 A2 मान लूं मैं, तो इसको 1 और 2 मान लेते हैं। इफ 2 रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, यदि क्या लिख लें, हिंदी में लिख लें, यदि दो अभिकारक हैं, तो कैसे लिखूंगा, T हाफ 1 पहले के लिए, ये समानुपाती लिख लें चाहे इक्वल टू, एक ही बात है, 1/A0 1 n-, और T हाफ अब क्या आ गया 2, ये हो गया A0 2 n-1, ये पहली, और ये ऐसे लिखेंगे, दोनों के लिए लिख लिए। अब 1/2 कर दें, पहले में दूसरे का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, T हाफ 1/T हाफ 2 बराबर क्या लिख सकता हूं, बोलो, ऐसे लिख सकता हूं क्या, A0 2 n-1 अपॉन A0 1 n, ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, A0 देखो क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार,
ए नॉट 2 है, ये क्या ए नॉट 1 है, इस पूरे पर पावर हम क्या लगा सकते हैं, n-1 लगा सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 और पूरे पर पावर n, ऐसा भी लिख सकते। ये बन गया इनका रेशियो। बात आ रही समझ में? टी हाफ का ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, सारी चीजें जो पढ़ी हुई हैं वही डिस्कस कर रहे हैं इस मेथड में। ये हमने पढ़ रखा है nth ऑर्डर के लिए, दो अभिकारक हैं 1 और 2, इनके लिए अलग अलग लिख दिया, 1 में 2 का भाग दे दिया, तो ये बन गया टी हाफ। ये बन गया अपने पास टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू, क्या बन गया? ये रिएक्शन बन गई अपने पास, क्या बन गई? यहां देखो कौन गया, ये ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1, ये बन गया n-, ये बन, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, तो इसको आप एक बार नोट कर लो और शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको ऐसे ही लिख दूं मैं एक बार समझने के लिए, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 n-, ऐसा लिखते। ए नॉट 2 को मैंने मान लिया A2 और इसको क्या मान लिया मैंने, A1 मान लिया, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब यदि इसको और सीखना चाहो, दोनों तरफ लॉग ले लें, बोथ साइड, टेक बोथ साइड लॉग ले लें दोनों साइड, तो क्या लिखूंगा, देखो लॉग T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू लॉग A2 अपॉन A1 n-, इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग T1 अपॉन T2 बराबर क्या लिख सकते हैं, n-1 लॉग A2 अपॉन A1, ऐसा लिख सकते हैं। और n-1 बराबर क्या हो जाएगा, लॉग T1 बटे T2 बटे लॉग A2 अपॉन A1, ऐसा लिख सकता हूं। लॉग ये आ गया n-1 बराबर, यहां लिख रहे हैं n-1 बराबर लॉग क्या आया है, T2 अपॉन T1, क्या है T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 अपॉन n-1 बराबर लॉग, और ये आया है अपना, क्या निकल कर आया है भाई, A2 अपॉन A1, ये निकल कर आया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n बराबर 1 प्लस, ये लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस लॉग T1 अपॉन T2 अपॉन लॉग A2 अपॉन A1, और n बराबर 1 प्लस लॉग क्या लिख सकता हूं, T1 माइनस T2 अपॉन लॉग A2 माइनस A1, ये अगली समीकरण। इस प्रकार से कोटि, ये जो n है ये आपका क्या है, n, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लें डेरिवेशन को, कि हाफ लाइफ से ही चल रहा है, ये कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है, सारे पढ़ रखे हैं, बहुत इजी है, आपने पढ़ रखे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई इसमें। और ये जो है फॉर्मूला हमने लगाया, दो अभिकारक को मान लिया A1 A2, यहाँ पर मान लिया इसको, और इसको मानने के बाद इसमें वैल्यू इसको पुटअप कर दिया, कुछ नहीं करा, दोनों साइड का क्या ले लिया, लॉग ले लिया, और इसको हम सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व कर लिया तो n बराबर ये आ जाता है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये नोट कर लें पहले आप, और इससे पहले ये भी भाई नोट कर लें, और ये नहीं करा है तो इसे भी नोट कर लें। तो ये नोट करने के बाद तब अगली बात करेंगे, पहले इसको आप नोट करें, तब आगे की बात करेंगे।
कर लिया बेटा, बहुत बढ़िया। ये नोट कर लिया आपने, समझ लिया ये सारी चीजें। ये मैंने इसलिए फास्ट कराया है, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, हमारे लिए नई नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये फास्ट आपको नोट करा दिया। अब देखिए एक न्यूमेरिकल देखिए, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये जो है अभी जो हमने ये यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता देता हूं। देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस पर बेस्ड ये एक फॉर्मूला हमारा ये भी है, ये यहां से भी आप समझ सकते हो। इसको कलर अलग ले लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, एक ही बात है। इस फॉर्मूले पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। यहां पर देखिए, जीवन दिया गया ए से प्रोडक्ट बन रहा है। पहले A02 थी, फिर A01 क्या हो गई, 4 हो गई। इसके लिए T हाफ दे रखी है 6, इसके लिए दे रखी है 12। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे, क्या करोगे बताओ। देखो ये T हाफ अभी लिखा था 1 अपॉन T हाफ 2 बराबर क्या है, ये लिख रखा है आपने A02 अपॉन A01 की पावर n-, यही तो लिख रखा है हमने, यही सारी लिख रखी। अब यहां पर देखो T हाफ 1 कितना है अपने पास, देखना। इसके लिए 2 और इसके लिए 4, तो मैं लिख देता हूं इसको, क्या लिख देता हूं, 2/4 बराबर A02 और 1 कितना है, 2 कितना था 12/6। ये क्या है, नहीं, यहां देखिए T हाफ अपना कितना है 12/6, ये 12/6 है भाई, 6/12 जिसको कहें, गलत लिख लिया, इसको सही कर लें, ये 6/12, यही तो है। T हाफ 1 6 मिनट है और ये कितना है 12 मिनट है। फिर ये कितना है 4/2, इसका 4 और इसका 2 और ये है n-1। ऑर्डर निकालना है, ये 2 बार कट गया, ये 2 बार, इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 बराबर 2 की पावर n-1 लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर -1 बराबर 2 की पावर n-। अब ये बेस समान है तो इसको क्या लिख सकता हूं, n-1 बराबर -1, n बराबर -1 + 1, n बराबर 0, और 0 का मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई, शून्य कोटि अभिक्रिया हो गई। आपकी क्या हो गई, शून्य कोटि अभिक्रिया बन गई भाई। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल हमें करने हो, तब इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, ऑर्डर का हम ज्ञात कर सकते हैं, ऑर्डर। तो ये सारे पढ़े हुए मेथड हैं भैया, कोई नया मेथड नहीं है बेटा आपके लिए। ये ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं सारे आपने सीख रखे हैं, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं सारी आपने सीख रखी है, बशर्ते आप जो पुराने लेक्चर हैं प्लेलिस्ट में उनको पढ़ लें। तो ये कंसेप्ट आज वाले जो हमने पढ़ा है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। तो इसलिए तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार इनको पढ़ते रहें आप, और साथ ही साथ भाई नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।